तो आज तारीख है 11 सितंबर और आज द हिंदू तो आया नहीं है। तो अन्य और जो भी अखबार हैं उनसे हम लोग कवर करेंगे न्यूज़ आज की। तो आज पहली न्यूज़ आई है इंडियन एक्सप्रेस से, जो कि एनएसओ ने एक अपना सर्वे रिलीज किया है। उस सर्वे का नाम है सिचुएशनल असिस्टमेंट एंड लैंड होल्डिंग ऑफ हाउस होल्ड इन रूरल एरिया 2019। इसमें पूरे में ये लिखा हुआ है टोटली कि किसानों पे तकरीबन 57% कर्जा जो है वो पिछले 3 सालों में बढ़ गया है। वहीं किसानों की जो इनकम है वो तकरीबन 59% बढ़ गई है। ये असिस्टमेंट दिया गया है 2015 से 2018 के बीच का। तो ये 2018 तक का है डाटा। और इसमें बताया गया है कि आंध्र प्रदेश के किसान हैं उन पे सबसे ज्यादा कर्जा है। वहीं अगर हम देखते हैं कि कितने एग्रीकल्चरल हाउस होल्ड हैं टोटल इंडिया में, तो तकरीबन 9.5 करोड़ ऐसे हाउस होल्ड हैं जो एग्रीकल्चरल है। मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन जो है उसके अंतर्गत एनएसओ आता है। और एनएसओ के 3 अलग अलग ऑफिस हैं। एक तो एनडब्ल्यूएसओ, दूसरा सीएसओ और तीसरा जो कंप्यूटर सेंटर्स होते हैं। एनडब्ल्यूएसओ रिसर्च प्रोसेसिंग कोऑर्डिनेशन इन सब के लिए काम करता है। वहीं सीएसओ स्टेट्स डाटा ये सब निकालता है। तो एनएसओ के लिए ये डाटा सीएसओ नहीं निकाला है। और वहीं जो कंप्यूटर सेंटर है वो इन सब डाटा को संभालना और आपस में कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। अगली न्यूज की बात करते हैं। वो आई है न्यूज लॉन्ड्री को लेके कि न्यूज लॉन्ड्री और न्यूज क्लिक ये दो ऐसी वेबसाइट हैं जिन पे आईटी का सर्वे हुआ है। मतलब जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसने सर्वे किया है। बाय द वे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो सर्वे करता है वो इनकम टैक्स एक्ट के अंतर्गत जो सेक्शन 133A है उसके अंतर्गत करता है। और हाँ, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के सर्वे करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने इनकम टैक्स चोरी किया था या कुछ किया था। सर्वे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसी का भी कर सकता है, इसमें नो डाउट। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। तो आइए लेबनान के नए प्रधानमंत्री को लेकर कि अभी कुछ दिनों से पहले हम लोग देख रहे थे कि लेबनान में बहुत असंगठित चीजें चल रही थी, वहां की गवर्नमेंट भी गिर गई थी। तो अभी लेबनान के नजीब मिखाती को वहां का नया प्रधानमंत्री नामित कर दिया गया है। एक नेक्स्ट न्यूज है जियो के स्मार्टफोन को लेकर कि जियो ने जो अपना स्मार्टफोन है उनको डिले कर दिया है। अब डिले कैसे कर दिया है? देखो, जियो ने कहा है कि हम वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल स्मार्टफोन बनाएंगे कि 5,000 रुपए में हम इतने फीचर्स देंगे जितनी और कोई कंपनियां नहीं दे रही हैं। और डायरेक्ट जो 2G या 3G यूज कर रहे हैं लोग उनको 5G पे लेके जाएंगे। बाय द वे, जियो का बनाने के लिए इसमें जियो और गूगल दोनों कंपनी एक साथ में काम कर रही है। और ये तकरीबन दिवाली तक के लिए डिले कर दिया गया है। और वजह बताई गई है जो सेमी कंडक्टर जो चिप्स होती हैं और उनकी शॉर्टेज हो गई है इस वजह से। बाद में कुछ दिनों पहले हमने देखा था कि टाटा ने भी कहा है कि हम सेमीकंडक्टर चिप्स का प्रोडक्शन शुरू करेंगे। तो ओवरऑल जब से देखते हैं हम लोग के लॉकडाउन हुआ है और लोगों की काफ़ी चीज़ें डिजिटली शिफ्ट हो गई हैं, उसके बाद से सेमीकंडक्टर चिप्स की ऑनलाइन मार्केट में या ऑफलाइन मार्केट में बहुत ज़्यादा कमी आने लगी है। तो अब देखते हैं ये क्या होता है आगे। तो बस ये न्यूज़ से ज़्यादा हमें इसके पीछे का बैकग्राउंड जानना हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली न्यूज़ की बात करते हैं। वो आइए चाइना की तरफ से कि चाइना ने एक ह्यूमनॉइड रोबोट बनाया है जो ऑलमोस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसा दिखता है। और उसको अभी जो बीजिंग में रोबोट जो प्रदर्शनी हुई थी उसमें दिखाया भी गया है। तो दैट्स ऑल। एक नेक्स्ट न्यूज आई है याहू को लेकर कि जो टिंडर के अभी जो टॉप बॉस माने जाते हैं लेब्जॉन, उनको ही याहू का भी नया सीईओ बना दिया गया है। वहीं अब याहू की बात करें तो याहू 1994 में कंपनी बनाई गई थी जेरी और डेविड के द्वारा। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। तो आइए सोलर माइक्रो को लेकर कि जो सोलर माइक्रो एक प्लांट है वो बनाया गया है अभी दिल्ली में, इनॉग्रेट भी कर दिया गया है, चालू कर दिया गया है। जो देश का पहला सोलर माइक्रो प्लांट है। ये क्या करेगा ना, जैसे इमरजेंसी में हमें ऊर्जा चाहिए तो यहाँ पे सोलर पैनल्स लगे होंगे जो हमें इमरजेंसी में ऊर्जा उपलब्ध करवाएंगे। इसकी कैपेसिटी तकरीबन 2,500 घरों को ऊर्जा देने की है। तो इतनी ये बिजली बनाता है। और ये
दिल्ली गवर्नमेंट ने जर्मनी के साथ में मिलकर बनाया है। तो जर्मनी और दिल्ली गवर्नमेंट दोनों ने मिलकर बनाया है इसको। और इससे कहा जा रहा है तकरीबन 1.5 टन कार्बन उत्सर्जन जो कोयला जलाने की वजह से होता है, जिससे हम एनर्जी बनाते हैं, वो तकरीबन 1.5 टन कम उत्सर्जन होगा कार्बन का इन्वायरमेंट में। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, वो ये आइसलैंड को लेकर कि आइसलैंड में कार्बन को सोखने के लिए एक नया पावर स्टेशन बनाया गया। मतलब पूरा स्टेशन ही इसीलिए बनाया है कि जो पावर सप्लाई है, जो कार्बन इमिशन है, उनको सोखा जा सके, इन्वायरमेंट को नुकसान होने से बचाया जा सके। तो इसका पावर स्टेशन का नाम जानना जरूरी हो जाता है। तो इसका नाम है हेलीशिवई पावर स्टेशन। ये आइसलैंड में बनाया गया है और यह दुनिया का पहला ऐसा पावर स्टेशन है जिसको बनाया ही इसलिए गया है कि वह एनवायरनमेंट से कार्बन को सोखे। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो वो 2-3 डेज के बारे में आई है जो 9 सितंबर को अलग अलग प्रकार के डेज बनाए जाते हैं उनको लेकर। कि एक तो है वर्ल्ड ईवी डेज, मतलब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डेज, तो वो 9 सितंबर को मनाया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल डे की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो समिट हुई थी उसके बाद से हम लोगों ने 2 साल पहले से मनाना शुरू किया है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करें तो इस समय चाइना सबसे बड़ा मार्केट है जो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का है। वहीं दूसरा 9 सितंबर को ही हिमालयन डे भी मनाया जाता है, जो हम देखते हैं नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा है उसने इंडिया में मनाया है। और इस बार का हिमालयन जो डे है उसको उत्तराखंड में मनाया गया है, हमारी जो मिनिस्ट्री है उसके द्वारा। और बाय द वे 9 सितंबर को एक और डे मनाया जाता है जिसका नाम है इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक। होता क्या ना, हम लोगों ने देखा कि अलग अलग जगह पे राजनीतिक असमानताएं आ जाती हैं, अलग अलग जगह पे अनसर्टेनिटी आ जाती है, उस वजह से वहां पे लोगों की शिक्षा को सुरक्षित नहीं रखा जाता। तो यूएन के द्वारा इस डे को मनाया जाता है। यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको मनाना शुरू किया था और इसके लिए रिजोल्यूशन भी पारित किया था, जिस रिजोल्यूशन का नंबर है 74/225। तो इस रिजोल्यूशन के द्वारा ये तय किया गया था कि चाहे कितनी भी अनसर्टेनिटी बनी रहे, बट जो एजुकेशन प्रोटेक्शन है, मतलब एजुकेशन का जो राइट है हर इंसान को, वो मिलना चाहिए। बाय द वे हम ये भी देखते हैं कि काफी देशों में कुछ लीडर्स ऐसे हैं जो चाहते नहीं है कि हमारे यहाँ के लोग पढ़े लिखे, क्योंकि उनको भी पता है वो एक अनपढ़ को दबा के रख सकते हैं, बट एक एजुकेटेड जिसको अपनी जरूरतें पता है, उसको अपने हक पता है, उसको अपने राइट्स पता है, उनको दबाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो दैट्स ऑल, ये 3 डेज हैं अलग अलग जो 9 सितंबर को ही मनाए जाते हैं। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, वो ये डीआरडीओ की तरफ से कि MRSAM, जिसका फुल फॉर्म है मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसको डीआरडीओ ने जो इजराइल एरोस्पेस है उसके साथ में मिलकर बनाया था और जो इंडियन एयरफोर्स है उसको दे दिया है। अब इंडियन एयरफोर्स जो MRSAM मिसाइल्स है उनको यूज करेगी, जो डीआरडीओ और इजराइल की एरोस्पेस कंपनी ने मिलकर बनाई है। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो जो जल शक्ति मंत्रालय है उसके द्वारा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2021 को लॉन्च किया गया है। मतलब जो स्वच्छता सर्वेक्षण ग्रामीण है उसको लॉन्च कर दिया गया है। अब ये सर्वेक्षण होगा, पूरा चालू होगा, फिर उसका डाटा निकलेगा, वो तो बात की बात है, अभी बस शुरू किया गया है इसको सर्वेक्षण होना। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो एक नया आइलैंड बना है जिसका नाम रखा गया है ओडाक, OODAAQ। तो ये अर्थ का मोस्ट नदर्न आइलैंड कहा जा रहा है, क्योंकि देखो अभी तक हम लोग अर्थ का मोस्ट नदर्न आइलैंड देखते हैं, अपन लोग जो मानते थे वो हैंस आइलैंड को मानते थे, जो ग्रीनलैंड के ऊपर है हैंस आइलैंड। बट इसके ऊपर भी ओडाक आइलैंड मिल गया है जो कि तकरीबन 60/30 मीटर का है। और जो आर्कटिक काउंसिल है उसके द्वारा भी इसको अप्रूवल दे दिया गया है कि हाँ ये अर्थ का नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड है। और आर्कटिक काउंसिल की बात करें तो आर्कटिक काउंसिल जो अपने देखते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के बिल्कुल नॉर्दर्न पोल के आसपास के जो देश है, जिनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ की जो प्रॉस्पेरिटी है, वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको बना के रखें, वहाँ ट्रेड कैसा होगा, वहाँ के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस कैसे होंगे, ये सब तय करती है आर्कटिक काउंसिल ही। तो उसके द्वारा भी अप्रूवल दे दिया गया है कि जो ओडाक है वो अर्थ का नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड बन गया है। नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो वो आई है US इंडिया स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप को लेके।
SCEP। अब ये क्या है, स्ट्रेटेजिक क्लीन एनर्जी पार्टनरशिप के जो हमारे जो मिनिस्टर है हरदीप सिंह पुरी, उनके द्वारा ये बताया गया है कि जो SCEP है वो उसको हम लोगों ने बढ़ा दिया है 2030 तक के लिए। ये इंटर गवर्नमेंटल इंगेजमेंट है, जो हम लोग अपनी पावर एनर्जी है उनको बढ़ाना, एफिशिएंसी को बढ़ाना, जो ऑयल एंड गैस है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना, फालतू यूज ना करना, रिन्यूएबल एनर्जी पे ज्यादा ध्यान देना, सस्टेनेबल ग्रोथ करना, इमरजेंसी फ्यूल का खाका बना के रखना कि जब कभी जरूरत पड़े तो हम दोनों देश एक दूसरे की मदद कर सकें। तो इन सब के लिए यह एक स्ट्रेटेजिक व्यू है, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है जो इंडिया और यूएस के बीच में हुई है। बाय द वे, अगर हम बात करते हैं, ये पहली बार नहीं हुई है। SCEP हम लोगों के बीच में 2005 में हुई थी, फिर 2008-18 तक थी, ये 18 से बढ़ा के 2021 कर दी गई थी, और अब 21 से बढ़ा के हम लोगों ने 2030 कर दी है। अब बात करें ना कि भारत क्यों इतना जोर दे रहा है सस्टेनेबल फ्यूल्स और इन सब में, तो भारत तकरीबन $1 ट्रिलियन की बायोफ्यूल इकोनॉमी है, और भारत ये एम कर रहा है कि हमें अपनी $1 ट्रिलियन की वायु, मतलब हमारे पास में कैपेसिटी है कि हम $1 ट्रिलियन का बायोफ्यूल बना सकते हैं। तो भारत इसको एम कर रहा है कि हमें ये बनाना शुरू करना है। और देखो, हम जानते भी हैं कि हम देश के 3rd सबसे बड़े ऑयल इंपोर्टर भी हैं, तो हम लोग वैसे ही ऑयल बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो उससे हमें बायोफ्यूल पे जाना है, हमें रिन्यूएबल एनर्जी पे ध्यान देना है, हमें अपना पैसा भी बचाना है और इन्वायरमेंट को भी बचाना है। तो इसके लिए ये सब किया जा रहा है। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो आइए नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी को लेकर कि उसके जो नए चेयरमैन है वो सरदार इकबाल सिंह लालपुरा को बना दिया गया है। बाय द वे, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी की बात करें तो नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटी एक्ट 1992 के द्वारा इसको बनाया गया था। तब इसमें केवल 5 कम्युनिटी थी, जिनको मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट और पारसी थे, और फिर 2014 में इनमें जैन और जोड़ दिए गए थे, तो आज इसमें 6 कम्युनिटीज है। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करें तो आई है काजिंद को लेकर कि काजिंद एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में होती है। वो अभी करवाई गई है, जो कि कजाकिस्तान में ही हुई है, और इसका 5th एडिशन है ये। तो दैट्स ऑल, इतना ही जानना जरूरी है हमके लिए कि काजिंद 21 क्या है। तो 2021 में 5th एडिशन जो काजिंद का हुआ है वो भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ। एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो आइए TMA स्कीम को लेकर, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम। ये क्या है? देखो, कुछ ऐसे स्पेसिफिक एग्रीकल्चर फूड्स होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट होते हैं, जिनको हम चाहते हैं कि हम इंटरनेशनली कॉम्पिटेंट बनाएं। हम चाहते हैं उनको इंटरनेशनली बेचें, उनको उनके हायर जो फ्रेट कॉस्ट है उनको कंट्रोल करें, एक्सपोर्ट आदि में उनकी मदद करें, और किसानों को इंसेंटिवाइज करें अगर वो लोग ऐसे इंपोर्ट ऐसी ऐसी चीजों को उगाते हैं जिनको हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, उनको इंपोर्ट कम करना पड़े, या जिनको हम एक्सपोर्ट कर सकें। तो ऐसे किसानों को इंसेंटिवाइज करें और बढ़ावा दें ऐसी फसलों को जो हमारे देश को फायदा पहुंचाए, मतलब नगदी फसलों को बढ़ावा दें, एक तरीके से बोले तो व्यापारिक फसलों को बढ़ावा दें। तो ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग असिस्टेंस स्कीम, TMA स्कीम, इन्हीं सब चीजों के लिए शुरू की गई थी कि हमें खुद की जो फसलें हैं, खुद की जो फार्मिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, उनको इंटरनेशनल कॉम्पिटेंट बनाना है। तो ये स्कीम शुरू की गई थी 2019 में, जो कि 2020 तक चलनी थी। 2020 से बढ़ा के इसको 2021 कर दिया गया था, और अभी इसकी डेट फिर से बढ़ा के 31 मार्च 2022 तक के लिए ये स्कीम लागू कर दी गई है। अब बात करें कि इसमें क्या क्या नया जोड़ दिया गया है, तो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो पहले इसमें नहीं थे, उनको इसमें कवर कर दिया गया है। वहीं हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ असिस्टमेंट सी है उसको 50% बढ़ा दिया गया है, और जो एयर असिस्टमेंट एक्सपोर्ट में है वो 100% तक बढ़ा दिया गया है, कि मतलब जितना रुपए अभी तक एक्सपोर्ट के लिए किसानों को सहायता दी जाती थी, सी से अब करेंगे तो उसमें 50% जहां दी जाएगी, और एयर से करेंगे तो 100%, लगभग दुगनी दी जाएगी। अब एक नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं, तो वो आई है ALT स्पेस चैलेंज को लेके, अल्ट स्पेस चैलेंज 2021। तो ATL स्पेस चैलेंज क्या है? देखो, हम देखते हैं कि अटल इनोवेशन मिशन है, प्लस नीति आयोग है, प्लस हम देखते हैं इसरो है हमारा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और प्लस हम देखते हैं CBSE है। इन सब लोगों ने मिलके ATL स्पेस चैलेंज 2021 शुरू किया है।
इसके अंतर्गत जो 6 से 12 साल के मेधावी छात्र हैं, मतलब जो ऐसे बच्चे हैं जो पहले से पढ़ना चाहते हैं, जो पहले से एरो साइंस या एरोस्पेस में नॉलेज रखते हैं, उसमें इंटरेस्ट रखते हैं, तो जो 6th से लेके 12th क्लास में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको डिजिटल स्पेस की प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करती हैं ये सिखाया जाएगा, इनोवेशन कैसे किया जाता है ये सिखाया जाएगा, और ओवरऑल इंडिया में ग्रोथ किया जाएगा एविएशन को लेके, स्पेस को लेके, इनको लेके बच्चों में रुचि जगाई जाएगी, बच्चों को और ज्यादा कॉम्पिटेंट बनाया जाएगा, बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी, बच्चों को होशियार बनाया जाएगा। तो ओवरऑल में कहा जाए तो एटीएल मिशन केवल 6 से 12th क्लास तक के बच्चों के लिए है, जिनमें उन लोगों को स्पेस के बारे में जानकारी दी जाएगी, स्पेस चैलेंजेस के बारे में सिखाया जाएगा, डिजिटल स्पेस प्रॉब्लम्स के बारे में सिखाया जाएगा, और उनमें ओवरऑल स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा। और आज कोई भी ऐसा एडिटोरियल नहीं आया है जो हमारे एग्जाम के लिए जानना जरूरी है। तो 11 सितंबर की न्यूज में इतनी ही न्यूज थी जो हम लोगों को एग्जाम के लिए जानना जरूरी थी। दैट्स ऑल।